सभी को नमस्कार। प्लीज़ आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करें। तो पहले आप कौन कौन लोग ज्वाइन कर चुके हैं? भावना, सोनू, ठीक है दो। हाँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। विनीता, बाकी लोग भी धीरे धीरे सब ज्वाइन कर ले, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड सेशन है सेट्स एंड रिलेशन का। कल हमने हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट किया था प्रैक्टिस का, आज हमारा सेकंड सेशन है और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सेट्स एंड रिलेशन को जितने क्वेश्चन हमने कल किए थे वो थे, आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइव जो प्रैक्टिस सेशन है, और जिन लोगों ने कल ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने लाइव जो डिस्कस, जो हमारा रिकॉर्डेड क्लास है, जो मैंने आपको बताया था कि लाइव सेशन जो है लाइव क्लासेस के नाम से एक ओवरव्यू, जैसे आप कोर्स को ओपन करते हैं तो ऊपर ओवरव्यू आता है, फिर कंटेंट आता है, फिर एक लाइव क्लासेस के नाम से एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी सारी क्लासेस जो है वो मिल जाती है। जो भी हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे लाइव, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ मिल जाएगी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से या किसी कारण से घर पे कोई काम हो गया हो, आप वो क्लास अटेंड ना कर पाएँ, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं और कई बार देख सकते हैं जब तक आप उसको समझना चाहें। तो ये फ़ायदा भी है। मैं आपसे फिर भी ये अनुरोध करूँगा कि आइए, लाइव ही आइए, क्योंकि लाइव का मज़ा फिर ज़्यादा अच्छा है, ख़ासकर प्रैक्टिस सेशन में। देखिए प्रैक्टिस का तो लाइव में ही मज़ा आता है। कोई चीज़ हो, कोई डाउट हो, आमने-सामने ही क्लियर हो जाए, है ना? वो चीज़ें समझा दी जाए, आप खुद से प्रयास करें, खुद से मेहनत करें। फिर रिकॉर्डेड में क्या होता है, वो सॉल्यूशन देखने जैसा होता है, वो थोड़ा कम प्रभावी होता है। तो कोशिश करें जहाँ तक हो सके आप लोग लाइव आएँ, ठीक है? तो चलिए, बाकी लोग आ रहे हैं, कुछ टाइम देते हैं। तो कल का जो सेशन था वो सेट्स एंड रिलेशन का ही था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। कल हमने लगभग लगभग 30 क्वेश्चन किए थे और मोटा मोटी जो क्वेश्चन हमारे थे वो सारे समुच्चय की परिभाषा, उप समुच्चय, इससे ही बेसिक क्वेश्चन ज़्यादातर थे। निर्माण रूप से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, है ना? तो ज़्यादातर बेसिक जो समुच्चय की जो मूलभूत संरचना है, जो मूलभूत है उसका कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय में वो सारी चीज़ें वैसी है। और अब जो हमारा चलने वाला है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, संक्रियाओं पे बात करेंगे, उपसमुच्चयों पे बात करेंगे, और फिर हम संबंध पे पहुंच जाएंगे, फिर संबंध पे बात करेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा और आगे, जितना कल था उतना हो गया, आज थोड़ा और आगे चलेंगे, ठीक है ना? आज सेशन को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी लोग जो है वो ज्वाइन कर ले, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? चलिए, अच्छा, ठीक है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग किरण, गुड इवनिंग करण, गुड इवनिंग रजत, गुड इवनिंग यतन, गुड इवनिंग फूलचंद, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए, समझिए और ट्राई करिए। पेन कॉपी अपने पास में रखिएगा, है ना? और क्वेश्चन को पढ़िए, आप ऑप्शन जो है वो टाइप करिएगा, क्या ऑप्शन होना चाहिए। मैं पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कौन ऐसा है जो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, चाहे समुच्चय कोई भी हो? कौन सा ऐसा समुच्चय है, इन चारों में से कौन सा समुच्चय ऐसा है जो सदैव उपसमुच्चय होता है, सबका उपसमुच्चय होता है ना? सबका उपसमुच्चय होता है, इवन अपने आप का भी उपसमुच्चय होता है, सबका उपसमुच्चय होता है। कौन सा ऐसा समुच्चय है जो सबका उपसमुच्चय होता है? और याद भी रखिएगा, ये अच्छी चीज है, अच्छा क्वेश्चन भी है ना? चलिए, सबके आंसर आ रहे हैं 1, ठीक है, बिल्कुल सबके आंसर है 1। तो पहला आंसर सही है। फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। प्लीज़ अब जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं अपने राइट का निशान भी लगाते चलिए, ताकि जब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो तो आप लोगों को पता चले कि प्रैक्टिस सेशन में आपने कितने क्वेश्चन खुद से आंसर दिए, ठीक है ना? तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है? इसे एज ए टेस्ट के तौर पर भी क्रिएट सोच सकते हैं आप लोग। तो अपना निशान भी लगाते चलें, ताकि आपको सेशन जब कंप्लीट हो तो आपको पता हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि समुच्चय, ये समुच्चय ए है जिसमें ए बी सी डी 4 अवयव है, बी ये समुच्चय है जिसमें ई एफ जी एच है, आपको बताना है कि ए माइनस बी का मान क्या होने वाला है। ए माइनस बी इनमें से कौन है?
एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप क्वेश्चन करते हैं, एकदम धीरे करें प्रैक्टिस, कभी तेजी से करने की कोशिश ना करें। ऐसे ना हो कि आपको पहले आंसर देना है, ऐसा कुछ ना करें। एक्यूरेसी जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय स्पीड के, है ना। एक्यूरेसी जो है, स्पीड कम चल जाएगी, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। आप मान लीजिए जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसका सही होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कम समय में देना। ठीक है। अच्छा, ये 4 आंसर किसका आ रहा है? सोनू का आंसर आ रहा है 4, 5। नहीं। अच्छा, यतेंद्र का 3 आ रहा है, मतलब सी आ रहा है। कल्पना का सी आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, तो आंसर आएगा 3। जिनका गलत आया वो चेक करें। देखिए, ए माइनस बी का मतलब होता है जो भी ए है उसमें से जो बी के अवयव मिलते जुलते हैं उनको निकाल दीजिए। तो बी का और ए का कोई भी अवयव मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि बी के पास ई है, क्या ई है? नहीं है। एफ है? नहीं है। क्या जी है? नहीं है। क्या एच है? नहीं है। तो बी का अगर कोई भी अवयव ए में होता तो उसको निकाल देते। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी को निकाल दीजिए। अगर बी का कोई अवयव ए में है तो उसको निकाल दीजिए, फिर जो बच जाए वो लिखिए। तो बी का कोई अवयव है ही नहीं, है ना। तो क्वेश्चन ये कुल मिला के अतिक्रमण सा सिस्टम होता है कि भाई ए की जमीन के ऊपर, ए की जो जमीन है उसमें बी ने कितना अतिक्रमण किया हुआ है वो हटा दीजिए, फिर जो ए की बच जाती है वो बताना है। तो अब यहाँ इसने कोई अतिक्रमण किया ही नहीं बेचारे ने। ई है, ई उसके पास है ही नहीं। एफ, एफ इसका खुद का है। जी, जी इसका खुद का है। एच, एच इसका खुद का है। तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो इसने ए से ली हो। अगर वो ली होती तो वो हटा देते, बाकी जो ए में बचता वो लिखते। तो ए माइनस बी हो गया हमारा ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन। यदि यू समुच्चय, यू होता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, अगर यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 है, ये यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, और ए जो है वो आपका 2 3 है तथा बी जो है 3 4 5 है। तो ए यूनियन बी का डैश बताना है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा इसको अच्छे से। ए यूनियन बी का डैश बताना है, डैश यानी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको, पढ़ने में गलती ना करें। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक चीज़ और, कल की क्लास भी हमारी सेट्स और रिलेशन पे ही रहेगी, और परसों जो है उससे अगले दिन जो हमारी क्लास होगी वो बीटा गामा पर होगी। तो आप साथ साथ में पढ़ते रहिएगा बीटा गामा, क्योंकि जो इसके बाद यानी परसों, यानी आज जो भी है, आज मंगलवार है शायद, है ना, तो बुधवार को दोबारा सेट से रिलेशन की रहेगी। और बृहस्पतिवार को जो हमारी क्लास होगी, थर्सडे को, वो हमारी क्लास रहेगी बीटा गामा पर। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2 3 दिन हम कंटिन्यू बीटा गामा चलाएंगे। तो आज इसको अच्छे से जो है आज देख लीजिएगा, और बाकी कल और देख लेंगे इसको। और फिर टॉपिक खत्म नहीं कर रहे हैं, फिर जो कई टॉपिक हो जाएंगे तो एक साथ मिक्स टाइप का जो है प्रैक्टिस सेशन वो करेंगे। अभी तो बहुत लंबा पढ़ना है हमें। तो क्या आंसर आ रहा है सबका? ए आंसर दे रहे हैं, ठीक है, अभी चेक करता हूँ मैं। देखिए, मुझे खुद को भी इनके आंसर नहीं पता है, मैं भी आपके सामने ही निकालूंगा और उसके बाद ही कंफर्म होंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये रहा ए, ये रहा बी, जब यूनियन कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 3 4 5। तो 2 3 4 5, ये ए यूनियन बी आ गया। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो किसी का भी डैश का मतलब होता है उसे सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देना, सार्वत्रिक समुच्चय में से उसे निकाल देना। तो ए यूनियन बी को यू में से निकाल दीजिए। तो ए यूनियन बी को जब आप यू में से निकालेंगे तो 2 3 4 5 निकल जाएगा, 2 3 4 5। आपके पास बचा 1 और 6, तो आपका आंसर हो गया 1 और 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन। सार्वत्रिक समुच्चय यू का पूरक समुच्चय कौन सा होता है? सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट, जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है यू, उसका पूरक समुच्चय कौन सा होता है? पूरक समुच्चय यानी, कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि जो यू है उसका डैश क्या होगा, यू का जो डैश है वो क्या होगा। यू का डैश क्या होगा?
इसमें आपके काफ़ी वेरिएशन आ रहे हैं, कोई कह रहा है ए आएगा, कोई कह रहा है बी आएगा, कोई कह रहा है सी आएगा। बस बी बी का जो आंसर है वो अभी तक नहीं मिला। आप रेज हैंड वाला ऑप्शन प्लीज़ क्लिक ना करें, है ना। आज प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन चलने दीजिए, जब जिस दिन डिस्कशन हो उस दिन आप अपनी बात रखिए। फिर क्योंकि रेज हैंड में मैं बात करूंगा, फिर एक से बात करूंगा, दूसरा कहेगा मुझसे बात नहीं की, तीसरा कहेगा मुझसे बात नहीं की, और फिर सबसे बात करेंगे तो प्रैक्टिस कब करेंगे। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस चलने दे, ज़्यादा सही है। हाँ जो यू का डैश, देखिए किसी का भी डैश का क्या मतलब होता है, उसे यू में से घटा देना। तो यू का डैश निकाल रहे हैं मतलब यू में से यू को घटा देना। तो यू में से यू को घटा दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, खाली। खुद में से खुद को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, खाली। और खाली का ही नाम क्या है, फाई। पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब होता है उसे यू में से घटा देना। यू का पूरक के लिए कोई अलग नियम थोड़ी चलेगा। ए का पूरक क्या होता है, यू माइनस ए। तो यू का पूरक क्या होगा, यू माइनस यू। तो किसी का भी पूरक निकालने का मतलब होता है उसे यू में से घटा देना। तो यू का डैश हुआ मतलब यू में से यू निकाल दो। खुद में से खुद निकाल दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, फाइव। तो आंसर हुआ फाइव। तो जिन लोगों ने और आंसर दिया है वो अपनी थ्योरी को एक बार दोबारा से चेक करें, ठीक है ना। ठीक है, अपनी थ्योरी पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन। इसे ट्राई करें। ए और बी दो सेट है, एक सेट है, बी एक सेट है, ठीक है। और ए सेट में दिए गए हैं 28 अवयव। एन ए 28 है, एन बी 32 है। एन ए इज 28, एन बी इज 32। एन ए एन बी, फिर उसके बाद में ए यूनियन बी में 50 है। ए यूनियन बी में 50 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो सभी का आंसर आ रहा है एक, ठीक है। चलिए सभी का आंसर एक है, ठीक है। फॉर्मूला जो इसमें यूज होने वाला है या जो हुआ है वो है ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें जो दिया गया है वो है कि ए यूनियन बी में 50 है, तो ये हो गया 50। एन ए जो है वो हमें दिया गया 28, ये हो गया 28। एन बी जो कि हमें दिया है 32, ये 32 हो गया। एन ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरफ ले आए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो गया 38 और 32, जो कि 60 हो गया, 60 में से 50 गए 10 हो गया। तो आंसर आया 10। तो जिनका आंसर फर्स्ट आ रहा है, लगभग सभी का ही आ रहा है, तो ये आपका सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में, एक कक्षा में 24 छात्र हॉकी, 16 छात्र शतरंज खेलते हैं। 24 छात्र तो खेलते हैं हॉकी और 16 खेलते हैं शतरंज। यदि 5 छात्र दोनों खेलते हैं तो प्रत्येक छात्र को कम से कम एक खेल खेलना जरूरी है। यानी कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो खेलता ना हो, सब खेलने वाले हैं। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो कक्षा में उतने विद्यार्थी है जितने खेलते हैं, क्योंकि सारे विद्यार्थियों को खेलना जरूरी है। तो आप तो किन की संख्या निकालनी है आपको, तो खेलने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है। ध्यान से समझो, दोनों बातों में फर्क है।
यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार पेपर जो है ना, कई क्वेश्चन वाले इस लाइन को मिस कर देते हैं, तो क्वेश्चन का मतलब का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल खेलना आवश्यक है। ये जो बात है ना, बात दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे हैं जिसमें ये लाइन जो है ना, इसको मिस कर देते हैं, और इस लाइन के मिस होते ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्योंकि अब क्या कहते हैं कि हर छात्र खेल रहा है, हर छात्र खेल रहा है, और हम कभी भी जो क्लास है उसके कुल विद्यार्थी नहीं निकाल सकते। हम तो खेलने वाले बच्चे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें हिसाब किताब भी खेलने वालों का दी है। 24 ये खेलते हैं, 16 ये खेलते हैं, 5 ये खेलते हैं, तो खेलने वाले लोग दिए, तो हम खेलने वाले लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कह रही है कि हर विद्यार्थी खेल रहा है। इसका मतलब जितने विद्यार्थी खेल रहे हैं उनको निकाल लीजिए, वही क्लास की संख्या है। क्योंकि हर विद्यार्थी खेल रहा है, तो खेलने वालों की संख्या ही क्लास की संख्या है। समझे? तो अगर ये लाइन ना हो तो, ये लाइन ना हो तो अगर इस लाइन को हटा दे तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस क्वेश्चन का। क्योंकि जब हम निकालेंगे, हम तो खेलने वाले बच्चों की संख्या निकालेंगे। अब क्लास में कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल भी नहीं खेलते हो, तो फिर अब वो क्लास की संख्या नहीं हो सकती, है ना। तो आपने कभी जो क्वेश्चन देखे भी होंगे किताबों में अंदर, ये वाली लाइन जो है वो बहुत मिसिंग होती है, और इस वजह से क्वेश्चन जो है वो गलत, आगे जाके गलत साबित होता है। अब हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉकी वालों को ले लेते हैं ए समुच्चय में। तो ए समुच्चय है हॉकी वालों का, जिसमें है 24 विद्यार्थी। और शतरंज वालों को ले लेते हैं बी में, बी वाले हैं 16। और 5 छात्र दोनों वाले हैं, मतलब हॉकी में भी हैं और साथ ही साथ फुटबॉल में भी है। कौन सा, हॉकी खिला रहे हैं, शतरंज खिला रहे हैं, दोनों में, ये 5 हो गए। छात्र कितने हैं, जितने खेलते हैं। खेलते कौन है, जो किसी ना किसी में हो, ए में हो या बी में हो, किसी ना किसी में होना चाहिए, किसी ना किसी में होना चाहिए, हमें वो विद्यार्थी निकालने। आ जाओ। फॉर्मूला कहता है ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कितने कितने विद्यार्थी हैं, 24 एक, 16 एक, 5 एक, ये हो गया आपका 35। तो 35 विद्यार्थी क्लास में। एक्चुअली 35 विद्यार्थी क्लास में नहीं है, वो तो मैच कर गए। हमने तो जो निकाले थे वो थे खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। खेलने वाले विद्यार्थी 35 है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने खेल रहे हैं बस उतने विद्यार्थी हैं। तो 35 खेल रहे हैं तो 35 ही विद्यार्थी है ना। इस वजह से ये मैच हुआ है। अगला सवाल, दो समुच्चय ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। दो समुच्चय, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। दो समुच्चय ए तथा बी में, ए में 40 अवयव है, ए समुच्चय में 40 है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में, ए यूनियन बी में 60 है, ए इंटरसेक्शन बी में 10 है। तो बी में कितने अवयव होंगे, बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। बी में अवयवों की संख्या। और एक चीज याद रखिएगा, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं साथ में लास्ट में, कल तो मैं पूछना भूल गया था, आज आप लोग लास्ट में लिस्ट बना के रखिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए। जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आप मुझे बताइएगा कितने में से कितने क्वेश्चन आपके लास्ट तक सही हुए थे। क्योंकि यहाँ तो क्या आप लोग आंसर देते रहते हैं, मुझे बस ये दिखता है हाँ फूलचंद ने ये आंसर बताया, राजकिशोर ने ये आंसर बताया, तो वो एग्जैक्टली पता नहीं चलता। लास्ट में आप मुझे बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप अभी तक सही कर रहे हैं, जिससे ये समझ आएगा कि आपकी थ्योरी कैसी है। ठीक है। आंसर आप 30 बता रहे हैं, ज़्यादातर क्या सभी के आंसर 30 ही आ रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से ए यूनियन बी बराबर एन ए ए यूनियन बी में कुछ दिया है क्या, कितने, 60। 60 है ए यूनियन बी में, ए में कितने हैं, ए में 40, एन बी में, बी में निकालना है, इंटरसेक्शन में 10। तो ये इधर आएगा, ये 30 हो गया। तो बी में अवयवों की संख्या होगी 30। तो ये आपका आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ए डैश को बताने वाला, ए डैश को बताने वाला, ये थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम ठीक बना देता हूँ। इसमें जो चित्र है वो मिस हो रहा है। ए डैश, वैन आरेख बताना है कि ए डैश कौन सा होगा, ए डैश को व्यक्त करने वाला वैन आरेख कौन सा है। चित्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके, ये इसको ले लीजिए। ये इसमें जो अंदर अंदर है वो, इसमें सारा, ये लीजिए। अब ठीक है, जो येलो से मैंने बनाया वो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, ए डैश कौन सा है। ठीक है, तो आंसर है सही है, ए डैश जो है वो थर्ड है, क्योंकि ए से बाहर जो है वो ए डैश है। जितना ए कवर करता है उतना ए कवर करता है, और ए जितना छोड़ देता है सारा बचा हुआ ए डैश कहलाता है। तो ये आपका यू सेट होता है जिसे सार्थक समुच्चय कहते हैं। आपका बॉक्स सार्थक समुच्चय है ना। और इसमें जितना ए कवर कर सकता है उतना ए ने कवर कर लिया, ये ए कहलाता है। और ए ने जितना छोड़ दिया बाहर जो बच गया, यू के दो पार्टीशन होते हैं, ये जो बाहर सारा जो बच रहा है वो ए डैश हो गया। ये है ए डैश, सारा बाहर वाला, अंदर वाला सारा ए है, तो ए और ए डैश। ठीक है, अगला आपको ये बताना है कि ये जो एरिया है ये वैन आरेख किसको प्रदर्शित करता है। ये वैन आरेख किसको प्रदर्शित करता है, इसमें ये वाला हिस्सा है। ये वैन आरेख किसको प्रदर्शित करता है, ये किसका डायग्राम है। ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है, हाँ सभी लोग आंसर दे दो, ये किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। अगला, अब ये बताइए ये वैन आरेख किसको प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा लाइनों का ध्यान रखिए, लाइनें दिख रही है इसमें, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है आप लोगों को। ये बताइए ये वैन आरेख किसको प्रदर्शित करता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा चित्र आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी चित्र मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ मुझे तो क्लियर दिख रहा है। तो इसमें बताइए कि ये एरिया कौन सा है, ये वैन आरेख का कौन सा हिस्सा है, क्या कहलाता है ये। ठीक है, ये ए माइनस बी कहलाता है, सही है। क्योंकि इसमें आपने क्या किया है, ये ए था पूरा, और इस ए में से बी को निकाल दिया है, तो निकालने के बाद में जो बचता है वो ए माइनस बी कहलाता है। तो ये आपका ए माइनस बी हो गया, तो आंसर है ए माइनस बी। अगला क्वेश्चन, यदि ए तथा बी, अब हम थोड़ा सा संबंध पे पहुंच गए। ए तथा बी, ए और बी दो समुच्चय हैं और परिमित समुच्चय, मतलब निश्चित अवयव वाले समुच्चय। ए में एम अवयव है, बी में एन अवयव है, तो ए से बी में परिभाषित अरिक्त संबंधों की कुल संख्या, अरिक्त संबंधों की कुल संख्या। मनीष का आंसर बी है, अंजलि का आंसर सी है, अंकिता का आंसर, अंजलि का आंसर, कल्पना का आंसर, संतोष का आंसर, किरण का आंसर दो है, लोकेश का आंसर दो है, करण का आंसर दो है। तो सही आंसर है इसका, देखो कुल संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर एम एन,
अगर हमसे कुल संबंध पूछे, टोटल रिलेशन, कुल संबंधों की संख्या, दो की पावर एम एन, ये होते हैं हमारे कुल रिलेशन। अब उन कुल रिलेशन में से एक रिलेशन होता है जो खाली होता है, अगर वो निकाल दें और हमसे पूछे खाली को बाहर निकाल दो, तो इसका मतलब अरिक्त पूछ रहा है, रिक्त वाले को निकाल दो बाहर, अरिक्त संबंधों की संख्या, तब हो जाएगी। आपको ए घटाना है, पावर में से नहीं घटाना है, पूरे में से ए घटाना है, पूरे में से ए घटाना है। तो 2 की पावर एम एन माइनस वन, तो आंसर 2 होगा ना कि सी होगा। फाइव, फाइव कौन करे भाई? अच्छा, रिक्त संबंध फाइव, ठीक है। जो रिक्त संबंध, एक संबंध होगा जो फाइव होगा। चलो थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे कोशिश करो, ये हल्का सा परेशान करेगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। यदि आर पर, यहाँ पे आर जो है वो मिस है, यदि रियल नंबर पर निम्न प्रकार परिभाषित संबंध है, वास्तविक संख्याओं पर एक संबंध परिभाषित है जो कि इस प्रकार से है, ये वास्तविक संख्या ना हो के पूर्णांक वाला होना चाहिए, पूर्णांकों पर, जेड पर, यदि पूर्णांक पर, इंटीजर पर निम्न प्रकार से परिभाषित संबंध है, संबंध इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से छोटा है, तो आपको बताना है इस आर का प्रांत क्या होगा। याद रखिएगा एक्स और वाई पूर्णांक है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही पूरा करिएगा। ठीक है, जैसा उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, तो वेरिएशन आप लोगों में आएंगे। किसी का आंसर आ रहा है, राकेश का 2 है, पूनम का 4 है, मनीष का 4 है, रजत का भी 4 है। आराम से, तसल्ली से देखो, पहली बात कह रहा हूँ, स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड के चक्कर में कई समय से पहले ही चले गए, स्पीड के चक्कर में कई समय से पहले जा चुके हैं। और हम पढ़ते भी है दीवारों पे, सड़क पे, हाईवे पे जब भी चलते हैं, दुर्घटना से देर भली, बस हमारे पेपर में बिल्कुल सेम नियम है, दुर्घटना से देर भली। विनीता का आंसर आ रहा है थर्ड, विनीता सी बता रही है, सोचो भाई। एसीसी क्लासेस, एसीसी सीमेंट था यार, हाँ मैंने सीमेंट का नाम सुना, एसीसी सीमेंट है, एसीसी क्लासेस मतलब उतनी मजबूती से पढ़ाते हैं ये। पवन का 4 4 4, ठीक है, सही है। मनीष चलो, मनीष कह रहा है मत सोचो, पक्का ही 4 है, अच्छा ठीक है। आ जाओ देखो, क्वेश्चन जो है अभी गलत था, ये देखो, पहली बात तो ये समझ जाओ कि जेड में से लेना है हमें, है ना, और जेड में लेना है तो पहले यहीं पे पाबंदी हो जाएगी कि जेड में ज़्यादा नहीं चल सकते हम, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो पार करने वाला है थोड़ी देर में ही। ये देखो थोड़ा सा यहाँ ब्रेकर यहीं रुक जाएगा, अगर मैंने, ध्यान से सुनिए, अगर मैं एक्स का मान 2 ले लूँ, एक्स का मान 2 ले लूँ, तो यहाँ 2 लेते ही, एक्स का मान अगर 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 4 से छोटा रह ही नहीं सकता, तो एक्स का मान 2 तक जा ही नहीं सकता, तो एक्स भी 2 तक नहीं जा सकता, तो वाई भी 2 तक नहीं जा सकता। सेम कहानी -2 की भी है, -2 भी नहीं जा सकता, -2 भी रखूंगा अगर, तो -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 ही आएगा, और 4 4 से छोटा हो नहीं सकता, तो वो भी रिजेक्ट हो गया। तो बचा कौन सा? आपके पास ऑप्शन बचे ये तीन। अब इन तीन को चेक कर लीजिए, क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। 0 0 जोड़े बनाएं तो 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0 रिलेशन में होगा, 0 0 0 1 रिलेशन में होगा, 0 रखे 1 रखे रिलेशन में होगा, 0 -1 भी रिलेशन में होगा,
अब सबको पलट लीजिए, बस उल्टा और लिख लो, क्योंकि x की जगह y, y की जगह x हो जाए तब भी ये संबंध वैसे ही काम करेगा। तो जीरो को पलटने पर जीरो जीरो आएगा, वो तो सेम ही हो गया। ये 1 0 है, इसको हो गया 1 0, इसका -0, दो ये बन गए। अब x का मान 1 हो, y का मान -1 हो तो तब भी चल जाएगा, या x का मान -1 हो, y का मान +1 हो तो तब भी चल जाएगा। बस इसके अलावा कुछ बनने नहीं है। ठीक है, तो आपके पास आते हैं चार ऑप्शन, क्योंकि यही x के मान है, यही y के मान है, तो प्रांत पूछे तब भी यही होगा, और परिसर पूछे तब भी यही होगा। तो आंसर था 0 ± 1। तो जिन्होंने भी 2 दिया है वो थोड़ा ध्यान दें। 2 कैसे होगा, 2 ट्राई करके देखो। अगर आप 2 रखते हो, यहाँ यहाँ चिन्ह को देखो, तभी मैंने कहा था दुर्घटना से देर भली। देखो ये चिन्ह को देखो, क्या इसमें बराबर का चिन्ह है? क्या इसमें बराबर का चिन्ह है? तो इसमें बराबर का चिन्ह है ही नहीं। गलती ना करो। अगला, निम्न में से संक्रामक संबंध है। निम्न में से संक्रामक संबंध है। संक्रामक पेचीदा है। संक्रामक के लिए मैं आपको जो लेक्चर बनाए थे उसमें बड़ी चीख चीख की एक बात कही थी। कोई भी संबंध बाय डिफॉल्ट, मतलब जब तक आप उसके गलत होने का प्रमाण ना लाओ तब तक वो संक्रामक ही कहलाता है। या तो आप प्रमाण लेके आओ कि ये प्रमाण रहा, देख लो संक्रामक नहीं है, तभी माना जाता है कि संक्रामक नहीं है। वरना अगर आप प्रमाण न दे पाए तो संबंध संक्रामक ही होता है। तो फिलहाल इनमें से संक्रामक कौन सा है? अंकिता का आंसर है तीसरा, शाबाश। अंजलि का भी आंसर है तीसरा। उमेश का है चौथा। मनीष का है 4। फूलचंद का आंसर है 2। ठीक है, तो शायद इस क्वेश्चन में गलती है ना? आप लोग आंसर दिए जा रहे हैं लेकिन आप लोग शायद देख नहीं रहे, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है। हाँ ये काम ठीक है, ये सही चीज़ है। कम से कम अगर 25 क्वेश्चन करें, 2 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, ताकि कि आप लोगों को पता चले कि पेपर में भी क्वेश्चन गलत आएंगे। गलत क्वेश्चन को पकड़े और उसे पीछा छुटाएं, बजाय उसके उत्तर को मिलाने की कोशिश करें। अब इसमें जो था आपका, ये जो था पहले वाला, ये संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जोड़ा दिखा सकते हैं। ये रहा एक जोड़ा, ए से बी है, बी से सी है, ए से सी, ए से सी इसमें नहीं है, तो यह संक्रामक नहीं है। बाकी सब के सब संक्रामक है। तो सही क्वेश्चन में कौन सा संबंध संक्रामक नहीं है? ये नहीं के साथ आएगा। अब इसमें देखें तो इस फर्स्ट इसको देखें, सेकंड को, संक्रामक है। ए है, ए बी है, तो ए बी बनेगा इसी में है। ए बी बी सी, बाकी कोई कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ना, दो जोड़े बन ही नहीं रहे। दो जोड़े बने फिर तीसरा ना बने तब संक्रामक नहीं होता है। अगर दो जोड़े ही नहीं बन रहे तो फिर वो संक्रामक है। तो ये भी संक्रामक है। ऐसे इसको चेक कर लीजिए, ए और बी, ए सी में आ गया, सी ए, ये नहीं है संक्रामक, ये भी नहीं है। क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा क्योंकि ये भी संक्रामक नहीं है।
देखो ये इसलिए नहीं है, सी ए इसमें है, सी कोमा ए है यहाँ, ये रहा सी कोमा ये रहा, ए कोमा बी ये रहा। अब दोनों दिखा दिए यहाँ पे, दोनों हैं यहाँ पे, सी कोमा ए भी यहाँ है, ए कोमा बी भी यहाँ है, दो दिख गए, हमारा काम पूरा। अब तीसरा काम सवाल का है, सी बी लाओ, सी बी लाओ, सी बी नहीं ला पा रहा, नहीं ला पा रहा यानी संक्रामक नहीं है। अगर हम इसके बाद इसे चेक करें, इसे चेक करें बी बी, ये भी संक्रामक नहीं है, तो यार क्वेश्चन तो सही निकलेगा फिर। ये देखो ये भी नहीं है, इसको चेक करें तो बी ए, बी ए यहाँ है, ए बी यहाँ है, तो बी बी को होना चाहिए, कहाँ है बी, नहीं है, तो ये भी संक्रामक नहीं है, तो फिर एक ही तो संक्रामक बचा, क्वेश्चन तो सही है। बढ़िया क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन बनाया। हाँ बी में क्या दिक्कत है, बी में पहले दो जोड़े दिखाओ, दिखाओ तीसरा जोड़ा नहीं है, पहले दो जोड़े बना के दिखाओ उसमें। देखो ऐसे नहीं चलता संक्रामक में, बिल्कुल ऐसे नहीं चलता कि आपको पहले दो जोड़े दिखाने होते हैं जो दो यहाँ हो, तीसरा यहाँ ना हो, ऐसे दो जोड़े ला के दिखाओ जो दो यहाँ हो। अगर आप दो जोड़े नहीं ला पा रहे तो फिर संक्रामक नहीं कहने का अधिकार नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए संक्रामक की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिटेल से। वो चीज़ मैंने बार बार ये चीज़ बताई है कि संक्रामक के लिए पहले आपको दो जोड़े लाने होते हैं। जैसे यहाँ देखो, इनको ना कहने से पहले मैं दो जोड़े लेके आया कि ये दो जोड़े इसमें हैं, तीसरा यहाँ नहीं है, ये दो जोड़े इसमें हैं, तीसरा नहीं है। यहाँ पे भी यही किया, देखो ये रहा, ए बी, बी सी यहाँ है, लेकिन ए सी जो है वो यहाँ नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक के लिए आपको पहले दो जोड़े लाने होते हैं और फिर तीसरा जोड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ फूलचंद कह रहा है मैंने सही दिया है, बिल्कुल ठीक है ना। चलो सवाल अच्छा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिसम्मित है, प्रतिसम्मित है, प्रतिसम्मित कौन से होते हैं, ये समुच्चय है ए बी सी, समुच्चय है ये, पर परिभाषित निम्न संबंधों में से कौन सा प्रतिसम्मित है, प्रतिसम्मित है। अच्छा, दाशोर राकेश, मैंने भी सही दिया, शाबाश बढ़िया, ठीक है। इसका मतलब संक्रामक क्लियर है आपका, जिनका संक्रामक क्लियर है उनका संबंध क्लियर है, क्योंकि संबंध में संक्रामक के अलावा कुछ है ही नहीं। जो संक्रामक समझ गया वो संबंध समझ गया। कौन सा प्रतिसम्मित है, ध्यान से देखिए, प्रतिसम्मित आंसर बहुत सारे रहे। फूलचंद का आंसर आ रहा है 2, अंजलि का आंसर 3, एसीसी क्लास का 2, कल्पना का 1, नरोत्तम का 2, निशा का 2, तीनों आंसर आ रहे हैं, चौथा नहीं आ रहा बस किसी का भी, चौथा छोड़कर बाकी तीनों आ रहे हैं। प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, कौन सा रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है, कौन सा रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है। प्रतिसम्मित का सीधा सीधा मतलब है, अगर ए बी हो तो बी ए नहीं होना चाहिए, ए बी हो तो फिर बी ए वहां नहीं होना चाहिए, ए बी हो तो बी ए नहीं होना चाहिए, बी सी है तो सी बी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
थोड़ा साउंड हो रहा है ड्रिल का, इस वजह से मैंने माइक थोड़ा बंद कर दिया ताकि परेशानी ना हो आप लोगों को। देखो आ जाओ, एक एक कट करते हैं। पहला ऑप्शन एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें ए बी भी है और बी ए भी है, दोनों नहीं चलेंगे। ए बी या बी ए में से एक होना चाहिए। ए बी भी है और बी ए भी है, तो ये तो सममिति वाली बात हो गई, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इसमें आते हैं, ए बी है, बढ़िया, बी ए नहीं है, चलो अच्छी बात। ए सी है, सी ए नहीं है, चलो वेलकम, स्वागत है। एक होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। ए है, ठीक है, ए का उल्टा ए है, और ए बराबर हो गया, चल जाएगा। बराबर है तो चल जाएगा, वरना दोनों में से एक होना चाहिए। समझे, दोनों में से एक होना चाहिए। एक्स वाई है, ठीक है, या फिर वाई एक्स होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। दोनों में से कोई एक जो है, एक ही विद्यमान, या दोनों ही मत तो और ही बढ़िया काम है, परेशानी खत्म। या फिर प्रतिसमित मांगता है, या तो दोनों ही ना हो, या केवल एक्स वाई हो, या केवल वाई एक्स हो, बस। ठीक है, दोनों नहीं होने चाहिए, एक टाइम पे दोनों ही संबंध में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ इस केस में ए बी था, बी ए भी था, इसलिए एंटीसिमेट्रिक नहीं है, मतलब प्रतिसमित नहीं है। इसमें ए बी भी है लेकिन बी ए नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। ए सी है, सी ए नहीं है, चल जाएगा। ए ये बराबर वाले चल जाएंगे। तो ये हो गया आपका एंटीसिमेट्रिक, मतलब प्रतिसमित। ये क्यों नहीं है तीसरे वाला? क्योंकि देखिए ए सी है और सी ए भी है, दोनों है, दोनों नहीं चलेंगे, और इनमें से कोई नहीं वाला भी गलत हो गया। ठीक है ना, रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही ना हो, दोनों ही ना हो, या फिर एक्स वाई हो, या फिर वाई एक्स हो, बस। ठीक है ना, या तो दोनों ही ना हो, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब ये, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, जोड़े से नहीं होने चाहिए। अगर दोनों जोड़े से है, एक भी जोड़ा दोनों साइड से अगर हमारे पास है, तो संबंध प्रतिसमित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर किसी संबंध में आर बराबर आर इनवर्स हो, आर इनवर्स, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, ट्रांजिटिव को दोबारा पढ़ो। आप लोगों को अभी पढ़ते हुए जो फील हो रहा है उसको नोट डाउन कर लें, और उसे कल जाके लेक्चर में दोबारा देखें, दोबारा से थ्योरी को पढ़े। है ना, थ्योरी एक बार में पूरी नहीं होती है, कोई ये सोचे कि थ्योरी एक बार में पूरी हो जाती है, नहीं होती है। जब आप पहले पढ़ते हैं गलतियां होती है, टेस्ट देंगे तब भी गलतियां होगी, तो जहां आपकी गलतियां हो थ्योरी पे वापस जाइए, दोबारा पढ़िए। और थ्योरी एक ऐसी चीज है, बार बार पढ़ने पे आपको नई नई चीजें मिलेंगी। और ऐसा कोई नहीं होता, जैसे रामायण है, महाभारत है, लोग सदियों से उसको पढ़ते आ रहे हैं और बार बार पढ़ते आ रहे हैं, और कई बार पढ़ चुके हैं और कई बार और पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या सारी की सारी बात समझ में आ जाती है? एक बार में नहीं आती, है ना। समझो इस बात को कि थ्योरी एक ऐसी चीज है जिसको एक बार में पूरा नहीं समझा जा सकता। ठीक है, ये कहना ये चाहता है कि आर बराबर आर इनवर्स का मतलब है कि कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें उसका उल्टा भी उसी में ही है, उल्टा भी उसी में। आर इनवर्स का मतलब होता है उसका उल्टा, एक्स वाई का वाई एक्स। तो जो आर में है वही आर इनवर्स में। तो अगर आर में, अगर आर में ध्यान दो, अगर एक्स वाई जो है, एक्स और वाई का जोड़ा अगर आर में है, तो इसका उल्टा जो है वाई एक्स आर इनवर्स में होगा, क्योंकि रिलेशन का उल्टे का मतलब यही होता है। अगर एक्स वाई आर में, कोई भी जोड़ा अगर एक्स वाई आर में है, तो उसका उल्टा आर इनवर्स में होगा। लेकिन हमें तो बताया हुआ है कि आर और आर इनवर्स बराबर है। अगर बराबर बताया हुआ है तो इसका मतलब ये जो वाई एक्स का जोड़ा है ये आर में भी है फिर। तो इससे ये निकल के आया कि वाई एक्स का जोड़ा आर में भी है। तो इसका मतलब हर जोड़ा, जो एक्स वाई का जोड़ा अगर आर में है तो वाई एक्स का जोड़ा भी आर में है। तो अगर एक्स वाई का जोड़ा आर में है और वाई एक्स का जोड़ा भी आर में, तो दोनों ही जोड़े उल्टा उल्टा करने के बाद भी आर में आ रहे हैं, तो फिर आर क्या हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। और याद भी रखिएगा, सम्मित होने का जो शर्त है वो यही होती है, आर बराबर आर इनवर्स। ये परिभाषा भी है सम्मित संबंध की, सिमेट्रिक रिलेशन की। अगला ए बी सी डी है, और ये दिया गया है, बताना है ये संबंध कौन सा है, यह संबंध कौन सा है। ये आपका ए सेट है, ए बी सी डी, आपका रिलेशन आर है, जिसमें बी बी है, सी सी है, डी डी है, ए बी है।
तो आपको बताना है कि आर जो है वो किस प्रकार का संबंध है। किस प्रकार का है, समतुल्य है मतलब रिफ्लेक्सिव है, सममित है मतलब सिमेट्रिक है, प्रतिसम्मित है मतलब एंटी सिमेट्रिक है, क्या है ये, कौन है ये। इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही आंसर देंगे। फूलचंद 3 बता रहा है, मतलब सी बता रहा है प्रतिसमित। पूनम, जल्दबाजी ना करो यार, अभी मरवाओगे तुम लोग ऐसे सवाल ऐसे। मतलब नॉर्मली एवरेज है ना वो आता है 5 का, 5 क्वेश्चन बच्चा जो है वो कम पढ़ने की वजह से, सवाल को ज़्यादा पढ़ने की वजह से गलत करके आता है। आप लोग इस आंकड़े को पार करोगे। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और सारे ऑप्शन चेक करो। तीसरे ऑप्शन पे आके टिक लगा दिया, चौथा देखो। अच्छा, पूनम ने कोर्स परसों से स्टार्ट किए। कोई नहीं पूनम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी मैं बताया था कि पहले के करके मैं कट करता चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहला ऑप्शन तो कट कर दीजिए, समतुल्य, क्योंकि समतुल्य नहीं है। समतुल्य क्यों नहीं है? क्योंकि समतुल्य तभी होता है जब ए का ए के साथ हो, बी का बी के साथ हो, सी का सी के साथ हो, डी का डी के साथ हो। बी का बी के साथ है, बढ़िया, सी के सी के साथ है, ठीक है, डी का डी के साथ है, ठीक है, लेकिन ए का ए के साथ नहीं है, समतुल्य लिस्ट से बाहर हो गया। फिर आते हैं सम्मित पे। सम्मित इसलिए लिस्ट से बाहर हो गया कि ए भी तो इसमें है लेकिन बी इसमें नहीं है, इसलिए सम्मित भी बाहर निकल गया। संक्रामक की परिभाषा के अनुसार, संक्रामक जो प्रतिसम्मित है उसकी परिभाषा के अनुसार कोई एक जोड़ा होना चाहिए दोनों में से, या दोनों ही ना हो तो और ही अच्छी बात है। तो बी बी है ये चलेगा, सी सी है ये चलेगा, बराबर वाले तो सारे चलेंगे, हो चाहे मत हो। ए बी है, बी ए नहीं होना चाहिए, बी ए नहीं है, नहीं है इसका मतलब प्रतिसम्मित है, ये वाला है। अब अगली वाला चौथा ऑप्शन भी कह रहा है प्रतिसम्मित, तो इसमें भी आ रहा है, प्रतिसम्मित तो इसमें भी आ रहा है। अब संक्रामक और चेक कर लेते हैं तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, अगर संक्रामक नहीं हुआ तो ये कट जाएगा, वरना ये सही हो जाएगा। संक्रामक चेक करें तो यहाँ कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा। बी बी सी सी ये जो बराबर वाले होते हैं खुद से खुद वाले होते हैं, ये संक्रामक में ज़्यादा काम कारगर नहीं होते, क्योंकि इनको किसी के साथ भी रखो तीसरा जोड़ा कुछ नहीं बनता, वही बन जाता है वापस। तो बाय डिफॉल्ट ये संक्रामक होगा, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा चौथा। और ज़्यादातर पेपर में वैसे देखो ये क्वेश्चन जो है ये डाउट में जाता है, क्योंकि ऑप्शन 3 भी सही माना जाएगा, ऑप्शन 4 भी सही माना जाएगा, क्योंकि प्रतिसम्मित भी है ये, और संक्रामक और प्रतिसम्मित भी है, दोनों भी है। क्वेश्चन ने हमें ढंग से नहीं बताया तो हम क्या करें, या तो क्वेश्चन ये पूछे कि सभी संबंध बताइए, सभी संबंध बताइए, तब तो ये दोनों ऑप्शन वाला सही होता। फिर प्रतिसम्मित अधूरा होता क्योंकि इसने सारी बात नहीं बताई, तो वरना क्वेश्चन जो है वो डिलीट में जाता है। लेकिन संस्थाएं कई बार नाक का सवाल कर लेती है, फिर इसको गलत नहीं मानते, ये एक समस्या है। फिर कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाओ, फिर वो करो, फिर बहुत माथा पच्ची है भाई। गलत क्वेश्चन वो बनाते हैं और घूमते हम लोग हैं। अगला है ए बराबर 1 2 3 है, परिभाषित संबंध आपके सामने है, बता दो क्या पूछ रहे हैं। ये आपका रिलेशन आर है, क्या कहानी है इसकी? समतुल्य सम्मित है परंतु सम्मित नहीं, समतुल्य परंतु संक्रामक नहीं, सम्मित है संक्रामक दोनों है, ना सम्मित है ना ही संक्रामक है, क्या नहीं है ये?
ठीक है, इसमें ज़्यादा मुझे लग रहा है ज़्यादा माथापच्ची आपने करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1 ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो, एक का एक के साथ दिख ही रहा है, साफ एकदम। दो का दो के साथ बढ़िया, तीन का तीन के साथ एकदम बढ़िया, बस सबका सबके साथ हो गया तो समतुल्य तो है। तो अब ऑप्शन आपका समतुल्य है। अब आपको देखना है सम्मित वाला, सम्मित है या नहीं है। तो सम्मित नहीं है, क्योंकि जो 1 2 है, 1 2 जो है वो है इसमें, लेकिन 2 1 इसमें नहीं है। इसका उल्टा जो है वो यहाँ नहीं है। देखो 1 2 है, 2 1 है कहीं? 2 1 है? नहीं है। नहीं है, इसका मतलब ये बात सही है कि समतुल्य है परंतु सम्मित नहीं है। तो आपका पहली बार में ही ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित संबंध। वास्तविक संख्याओं के मतलब रियल नंबर पे, पूरा रियल नंबर दिया, रियल नंबर के समुच्चय पर संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स और वाई का जोड़ा तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो। तो भाई ये क्या है, ये कौन है? ठीक है, इसमें जो है जब समतुल्य को चेक करोगे तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सीधा ही चेक सकते हो, एक एक जो है वो आपके रिलेशन में नहीं है। एक एक आपके रिलेशन में नहीं है, रख के देख लो। एक्स की जगह एक और वाई की जगह एक रखते हैं तो संतुष्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये रिलेशन में नहीं है, मतलब समतुल्य नहीं है। तो ये तो कट, समतुल्य तो रेस से बाहर। ठीक है, सम्मित चेक करें तो सम्मित साफ दिख रहा है कि अगर मैं एक्स को वाई से बदल दूं, वाई को एक्स से बदल दूं, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स संबंध वाई जो है वो भी वैसा का वैसा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है। और वाई आर एक्स करूं तो ये भी वैसा का वैसा ही आएगा। और जोड़ है तो जोड़ में आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर वाला सत्य है तो नीचे वाला भी सत्य है। तो इस वजह से ये सम्मित है। क्या ये संक्रामक है? आंसर तो मिल गया। क्या ये संक्रामक है? क्या ये संक्रामक है? तो जवाब कोई है ऐसा ऑप्शन? संक्रामक नहीं होने का एग्जाम्पल, संक्रामक नहीं होने का बिल्कुल। आप 1 0 रिलेशन में है, चेक कर सकते हैं। 1 0 रिलेशन में है, 0 1 भी रिलेशन में है। 1 0 रिलेशन में है, 0 1 भी रिलेशन में है, लेकिन 1 1 रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 1 1 करने पर 2 आ जाएगा, जो कि रिलेशन में नहीं होगा, अतः संक्रामक नहीं है। प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित भी नहीं है। क्यों नहीं है? यही कारण रहा, प्रतिसम्मित ना होने का कारण ये रहा, 1 0 और 0 1 दोनों ही संबंध में है। जब दोनों ही चीजें एक्स वाई और वाई एक्स दोनों ही संबंध में होते हैं तो फिर संबंध प्रतिसम्मित नहीं होता। तो इस वजह से ना प्रतिसम्मित है ना ही संक्रामक है, सिवाय सम्मित के अलावा ये कुछ और नहीं है। अगला क्वेश्चन, समुच्चयों के समूह में असंयुक्त होने का जो संबंध है, असंयुक्त होने का मतलब है जिनका समुच्चय, दो समुच्चय जिनका इंटरसेक्शन खाली हो, असंयुक्त, डिसजॉइंट। ए इंटरसेक्शन बी बराबर खाली, ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, ये रिलेशन कैसा होता है? इस पे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कई संबंध ऐसे भी होते हैं जो सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों होते हैं एक टाइम पे। सम्मित का और प्रतिसम्मित का आपस में कोई लेना देना नहीं है।
एक ही रिलेशन सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों हो सकता है, और एक रिलेशन एक ही टाइम पे दोनों ऐसा भी हो सकता है ना सम्मित हो ना प्रतिसम्मित हो। ऐसे रिलेशन भी है जो सम्मित है परंतु प्रतिसम्मित नहीं है ना। रिलेशन का मतलब हम तब कहते हैं तो कोई चीज़ों में जुड़ाव हो ना, तो एक चीज़ से अगर दूसरी चीज़ का पता लग जाए, पूरे तरीके से पता लग जाए, तो फिर हम उसे कहते हैं हाँ भाई ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये कौन सा है, कितने ऑप्शन, चार, यार बहुत आया हुआ है ये सवाल, बहुत बार ये रिपीट हुआ सवाल है। ये सवाल तो भरा पड़ा है भर्ती परीक्षाओं में, तो इसकी अलग ही जगह है। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल सम्मित है। ये सम्मित है, समतुल्य, खुद से खुद का। ये लो, ये ए सेट रहा, ए सेट हम ले लेते हैं 1 2 3, और ए का अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो खाली आएगा। जवाब है नहीं, यही 1 2 3 आ जाएगा, तो जो कि खाली नहीं आ रहा है, इसका मतलब है समतुल्य नहीं है। सम्मित है, क्यों है, क्योंकि अगर ए का और बी का इंटरसेक्शन खाली है तो हमें पता है, हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होते हैं। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी खाली है तो बी इंटरसेक्शन ए भी खाली होगा, और खाली होगा इसका मतलब ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये लो एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 3, पहले मैं ए और बी ऐसे दूंगा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये रहा ए और बी जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर लो सी, बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये देखो, दोनों शर्तें पूरी होगी, दोनों शर्तें पूरी होगी, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाइव, यानी ए और बी संबंध में है। बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी और सी भी संबंध में है। लेकिन जैसे ही ए और सी में कॉमन निकालते हैं तो कॉमन आने लग जाता है, जो कि आ रहा है एक, यानी ये खाली नहीं है। खाली नहीं है इसका मतलब संबंध पूरा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो संक्रामक नहीं है, तो ये कट। ठीक है, और प्रतिसमित इसलिए नहीं है कि आपको ए और बी, बी ए दोनों इसमें है, ए बी भी इसके अंदर है, बी ए भी इसके अंदर है, दोनों है, दोनों है, तो फिर प्रतिसमित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिसमित ने कहा था कि अगर ए बी है तो फिर बी ए नहीं होना चाहिए, और यहाँ दोनों है, दोनों है इसका मतलब प्रतिसमित नहीं हो सकता। छोटा सा रिलेशन है किसी समुच्चय ए पर परिभाषित, यहाँ पे ए नहीं दिया गया। ए नहीं दिया गया, क्वेश्चन अधूरा है। चलो एक ए ले लेते हैं, ए में है ए और बी, अब ट्राई करो उसको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कई चीजें हैं, सम्मित है, प्रतिसम्मित भी है, सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों है। तो क्वेश्चन को ये पूछना चाहिए था कि आर नहीं है, तो जवाब आता चौथा, यही सिर्फ मात्र गलत होता। तो क्वेश्चन जो है वो उसको करेक्ट करें अगर, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है, क्योंकि बाकी सब है, सम्मित बिल्कुल है, प्रतिसम्मित भी है, सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों है, दोनों भी है। तो जो ऑप्शन ये पूछना चाहिए था कि जो संबंध है वो कौन सा नहीं है, तो न सम्मित है न प्रतिसम्मित है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में ही करेक्शन है। अगला, समुच्चयों के समूह में उप समुच्चय का संबंध ए और बी में
उपसमुच्चय का संबंध, ए और बी दो सेट है, उन दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। तो ये जो शर्त है, ये ये जो संबंध है, ये क्या होगा? यदि है पूछे तो फिर उसके तीनों आंसर होंगे, ये क्वेश्चन फिर डिलीट में जाएगा। अगर ये पूछे कि कौन सा है, तो क्योंकि फिर तीनों सही हैं इसके, इसके तीनों आंसर सही है, सम्मित प्रतिसम्मित और ये तीनों सही है। इस वजह से क्वेश्चन जो है वो बाद में, और पेपर में क्या होता है, जिस क्वेश्चन के आंसर एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं उसको डिलीट कर दिया जाता है। एक से ज़्यादा आंसर सही हो उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है। राजस्थान में जिस क्वेश्चन के आंसर एक से ज़्यादा आए उसे डिलीट किया जाता है। बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होता, गणित में बेस्ट नहीं होता, गणित में सही और गलत दो ही होते हैं। बेस्ट हमारे आम दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ है। अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ गणित में अच्छा बहुत अच्छा कुछ नहीं है। गणित में ये भी नहीं है सही बहुत सही, गलत बहुत सही, बहुत गलत। बस वो गलत है तो गलत ही है, फिर बहुत गलत की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ज़्यादा सटीक का कोई मतलब नहीं है गणित में। गणित में ज़्यादा सटीकता का कोई अर्थ नहीं है। गणित सही और गलत बस दो ही चीज़ों के बीच में चलती है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सही बहुत सही। ये वो भाषा होती है ना, वहाँ आपको ये चीज़ें मिलती है, ज़्यादा सही ऑप्शन बताइए। गणित में कभी ये सही नहीं मिलता कि ज़्यादा सही ऑप्शन कौन सा है। सही का मतलब ही ज़्यादा सही होता है इसमें। ये क्वेश्चन भी पहले करवाया हुआ है, शीट में मिल जाएगा ये। तो ये समतुल्य है, ये समतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। तो अगर हम ए आर ए लें, अपने अपने साथ लें, तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। लेकिन इस बात के लिए प्रमाण दिया जा सकता है कि ये बात गलत है। अगर ए बी का उपसमुच्चय हो तो बी ए का उपसमुच्चय हो, ये बात होना जरूरी नहीं है। ऊपर वाली बात के सही होने से नीचे वाली बात सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ये लीजिए, ए समुच्चय है जो एक और दो है, बी समुच्चय है जो कि एक दो तीन है। साफ है कि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय, लेकिन बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। ए बी का उपसमुच्चय, ए बी से छोटा है परंतु बी ए से छोटा नहीं है, तो सम्मित जो है वो नहीं है, समतुल्य है। संक्रामक सही है, संक्रामक। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा, ये कुछ ऐसा है। ये रहा ए समुच्चय, ए समुच्चय बी समुच्चय के अंदर आता है, बी समुच्चय सी समुच्चय के अंदर आता है, तो सी समुच्चय ए समुच्चय के अंदर आएगा ही आएगा, ये बात सही है। तो सम्मित है, संक्रामक है, ठीक है ना, समझ गए? सम्मित है, सम्मित तो सॉरी सम्मित तो था ही नहीं, ये कैंसिल, तुल्यता भी कैंसिल, क्योंकि तुल्यता बिना सम्मित के हो नहीं सकता। अब बच गया प्रतिसम्मित, तो प्रतिसम्मित हो सकता है, बिल्कुल ये प्रतिसम्मित ही है, ये प्रतिसम्मित ही है। क्योंकि जब कभी भी, ध्यान से सुनो बात को, कमाल की बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। अगर ए रिलेशन देखिए, ए का बी के साथ रिलेशन है, इसका मतलब है कि ए बी का उपसमुच्चय है। बी का अगर ए के साथ समुच्चय, दोनों ही जोड़े अगर है, दोनों ही जोड़े अगर रिलेशन में है, ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है, अगर ए बी एक दूसरे के उपसमुच्चय है,
तो फिर ए बराबर बी हो जाएगा। वरना एक जना रह जाओ, ए बी का उपसमुच्चय वो रह जाओ या बी ए का उपसमुच्चय वो रह जाओ, अगर दोनों को रहना है तो फिर वो अपने आप ही ए बराबर बी हो जाएगा। अगर ए बराबर बी होते ही प्रतिसमित हो जाएगा। तो ये प्रतिसमित है ना। प्रतिसमित क्या कहता है, दोनों में से कोई एक रह जाओ, और अगर दोनों ही, या तो दोनों ही मत रहो, या दोनों में से कोई एक रह जाओ, और अगर दोनों रहते हो तो फिर बराबर हो जाओ। तो जब दोनों रहेंगे तो बराबर हो जाएंगे, ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, हटा दूं। चलिए, आर डी शर्मा नहीं है, आर डी शर्मा नहीं होगी, क्योंकि आर डी शर्मा जो है वो, आप एनसीईआरटी से चले जाइए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका आर डी शर्मा का काम हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो में ये बात समझाई है कि अगर आपको आर डी शर्मा पढ़नी है तो आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाना है, मतलब सवाल के हिसाब से नहीं है, फॉर्मूले के डेरिवेशन चाहिए आपको, तो आप आर डी शर्मा के साथ चले जाए। बिना आर डी शर्मा के साथ माथापच्ची ना करें, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, क्योंकि 11th 12th जो है आर डी शर्मा इंग्लिश में आती है, वो हिंदी में नहीं आती। तो एक परेशानी आपको वहाँ मिल जाएगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की, क्योंकि आर डी शर्मा इंग्लिश मीडियम में आएगी, वो परेशान करेगी। फिर आर डी शर्मा की प्रॉब्लम है कि आर डी शर्मा हर फॉर्मूले का प्रूफ, ढेर सारे प्रूफ डालता है, वो आपको कंपटीशन के लिहाज से ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। तो एनसीईआरटी जैसे हम कर रहे हैं, उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। और किताबें कितनी इकट्ठी करोगे, कितने जाते हो, एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, आरबीएससी हो रही है, एसआर सैनी हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, और 20-25 किताबें पढ़ोगे, क्या टाइम बर्बाद करो, प्रैक्टिस करो, बहुत है ना। और अगर लाइब्रेरी खोलनी है अपने घर में, किताबें मंगा लो, बाकी किताब एक ही होती है, उसे ही अच्छे से पढ़ना होता है। और सच्ची बताऊं, पिछली बार फेल होने वाले जो बच्चे थे उसमें से एक अच्छा प्रतिशत उन लोगों का था जिन्होंने बहुत सारे नोट्स इकट्ठे किए थे पिछले, जी भर्ती आई थी, तो भर्ती आने के बाद मुझे याद है कि लगभग लगभग 5 से 6 महीने जो थे, बच्चे टेलीग्राम पे और पे, अच्छा किस कोचिंग में पढ़ते हो, टेलीग्राम पे मैसेज, आप किस कोचिंग में पढ़ते हो, वो कहते मैं एक्स में पढ़ता हूँ, एक्स के नोट्स मुझे मिल सकते हैं, आप अपना फ़ोन नंबर मुझे डीएम कर दें, ये कर दें, फिर उसे फ़ोन नंबर लेके नोट्स मुझे भेज दो। फिर उसके नोट्स आ गए, पीडीएफ निकल गई, उसके प्रिंट निकलवाए, फिर 15 दिन प्रिंट निकलवा के रख दिए। इतने में दूसरे बच्चे को मैसेज किया, आप कौन सी में पढ़ते हैं, वो कहता वाई में, मुझे नोट्स भेज सकते हो, हाँ भेज दूंगा। फिर फोटो, फिर प्रिंट आउट आए, फिर निकाले, फिर रख दिए। बस इकट्ठे 6 महीने सिर्फ इकट्ठा किया, 6 महीने खूब सारे नोट्स जो है वो इकट्ठा कर लिए। ठीक है ना, इतने सारे नोट्स इकट्ठे कर लिए, पढ़े कैसे जाए इकट्ठा करना तो आसान है, क्योंकि वो पैसों से हो जाता है, पढ़ना दिमाग से होता है। चलो, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा आंसर भी दूंगा मैं, कि जब आर और एस दो तुल्यता संबंध हो तो उनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो है वो तुल्यता संबंध होता है, यूनियन नहीं होता, यूनियन नहीं होता, इंटरसेक्शन तुल्यता संबंध होता है, यूनियन नहीं होता है। दो तुल्यता संबंध का यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन जो है वो तुल्यता संबंध नहीं होता, अंतर भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है वो है इंटरसेक्शन। दो तुल्यता संबंधों का इंटरसेक्शन भी एक तुल्यता संबंध होता है। अगला, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। ए और बी में संबंध इस प्रकार से कि ए माइनस बी प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तब आर कौन सा है, ये शायद मैंने प्रैक्टिस में भी करवाया हुआ है। तब आर है, ये तो सिंपल है यार, ये तो सिंपल है, ये करवाया हुआ है,
करवाया हुआ है। अगर आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है आपने लेक्चर्स को सीरियसली नहीं देखा है। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगर करवाया हुआ ही नहीं है, ये क्वेश्चन पेपरों में भी आए हुए हैं। शायद आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पहली बात, समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव ये है, क्योंकि अगर जब आप ए का ए के साथ चेक करेंगे तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। आप बी की जगह ए रख दें तो ए माइनस ए प्लस अंडूर दो, ए से ए कट जाएगा, अंडूर दो आ जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और आंसर अपरिमेय संख्या ही आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इसका मतलब समतुल्य है, तो इस हिसाब से आंसर सही है। सममित ये नहीं है, सममित नहीं है। एग्जाम्पल, सममित नहीं का एग्जाम्पल तो वो है अंडर रूट दो और एक रिलेशन में है। आप अंडर रूट दो और एक रखेंगे तो संबंध में आएगा अंडर रूट दो माइनस एक प्लस अंडर रूट दो, दो अंडर रूट दो माइनस एक, जो कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही हम इसको उल्टा करते हैं, एक अंडर रूट दो लेते हैं, तो वो रिलेशन में नहीं रहता, क्योंकि अंडर रूट दो से अंडर रूट दो कट जाएगा, एक आ जाएगा, एक एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो सममित गया। ऐसे ही आपको संक्रामक का नहीं होने का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा, संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक नहीं है, और मिल जाएगा आपको अंडर रूट दो, एक, एक और दो अंडर रूट दो, अंडर रूट दो एक, और एक और दो अंडर रूट दो, ये दोनों रिलेशन में है, परंतु अंडर रूट दो और दो अंडर रूट दो रिलेशन में नहीं है। चेक करो, क्योंकि जीरो आ जाएगा, जीरो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय है, इसलिए ना ये संक्रामक है, आंशिक क्रम नहीं हो सकता, क्योंकि संक्रामक ही नहीं है, प्रतिसम्मित नहीं है। ठीक है, प्रतिसम्मित नहीं है, उसका एक एग्जाम्पल, प्रतिसम्मित का मतलब दोनों जोड़े नहीं होने चाहिए, तो दोनों जोड़ों का एग्जाम्पल ले लो, वन जीरो इसमें है, वन जीरो भी यहाँ है, जीरो वन भी यहाँ है, दोनों ही यहाँ है, और दोनों है तो फिर प्रतिसम्मित नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, एस जो है वो एक दो तीन चार पाँच है, ये आपका समुच्चय है, एक दो तीन चार पाँच, और एस से एस में, एस गुण एस का आर्तीय गुणन में आर एक संबंध इस प्रकार से बताया गया, जोड़ों का संबंध है, ए डी बराबर बी सी है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा होगा। एक काम कर लो, प्रैक्टिस का सेशन फिर सुबह रख लो, है ना, या तो सुबह जल्दी रख लो, क्योंकि फिर क्या ज़्यादा लेट करेंगे ना, फिर थकावट आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरे दिन भर की थकावट रहती है, वो फिर शामिल हो जाती है उसके अंदर। फिर वो प्रैक्टिस सेशन जो है वो सवाल निकालने का, वो परेशान करता है, तो या तो सेशन का टाइम आप फिर या तो सुबह करो, तब मज़ा आएगी, हाँ भाई सुबह मॉर्निंग में आए और सुबह सुबह निपटाएं। हाँ, सुबह 6 बजे, 5 बजे नहीं, 5 बजे मरवाओगे क्या सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे, 4 बजे कौन उठेगा? और उठ गया तो फिर एक ही क्लास होगी। हाँ, सुबह ठीक टाइम रख लो, 5 बजे 4 बजे, मजाक कर रहे हो? 4 बजे 5 बजे सोना नहीं है क्या? और फिर 4 बजे अगर क्लास होगी ना तो फिर नींद ही नहीं आएगी। हाँ, तो ठीक ठाक टाइम रखो जिससे क्लास रेगुलर होती रहे। हाँ, 6 बजे ठीक है, मॉर्निंग का रखो, ज़्यादा बढ़िया है, प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। क्या इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? ए डी बराबर बी सी, कौन सा आंसर आ रहा है? समतुल्य है, ट्राई कर लो। ए बी आर ए बी,
जो बताया गया है वो ये बता रहा है कि क्या करना है। रिलेशन ये कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट गुणा होंगे और सेकंड और थर्ड गुणा होंगे, किनारे वाले गुणा होंगे और बीच वाले गुणा होंगे। तो देखो क्या होता है, किनारे वाले गुणा होंगे और बीच वाले गुणा होंगे। तो किनारे वाले गुणा होंगे तो ए बी आ गया, बीच वाले गुणा हुए तो बी आ गया, और ए बी और बी ए बराबर है, इसका मतलब समतुल्य है। तो जवाब है, लेकिन केवल समतुल्य है ये कह नहीं सकते, समतुल्य तो है लेकिन केवल समतुल्य है वो नहीं कह सकते, इसलिए अभी और चेक करना बाकी है। देखो क्वेश्चन बढ़िया पूछे, समतुल्य नहीं पूछा, केवल समतुल्य, इसका मतलब आपको गारंटी लेनी होगी समतुल्य के अलावा कुछ और नहीं है। अभी तो हमने कुछ और चेक ही नहीं किए, है ना, इसके अलावा अभी हमने कुछ और चेक ही नहीं किए, तो ऐसे कैसे कहते हैं केवल समतुल्य। सबमिट चेक करो, उसके बाद गारंटी लो। ए बी आर सी डी, ए बी आर सी डी जो कि है ए डी बराबर बी सी। अगर मैं इसको बदलूं, सी डी को यहाँ रखूं और ए बी को पीछे रखूं और दोबारा चेक करूं, क्या अभी भी बराबर आएगा। नियम तो ये कहता है कि करना क्या है, फर्स्ट लास्ट सेकंड और बीच वाले दोनों। इस बार हमारा आएगा बी सी बराबर ए डी, जो कि सेम आ रहा है, इसका मतलब है सममित भी है भैया, ये तो सममित भी है। तो केवल सममित नहीं कह सकते, संक्रामक, संक्रामक चेक करो, मुझे लग रहा है संक्रामक ही है ये। ए का ए बी आर सी डी बराबर है ए डी बराबर बी सी, और सी डी का पी क्यू के साथ कर लो, सी डी आर पी क्यू, लास्ट वालों की गुणा, सी क्यू बराबर सी क्यू बराबर डी पी या पी डी। ठीक है, चेक करना है कि क्या ए बी और पी क्यू रिलेशन में है। ए बी और पी क्यू और रिलेशन में है तो आना क्या चाहिए, ए क्यू बराबर बी पी आना चाहिए। क्या ये आ सकता है? तो भाग दे देते हैं, हट जाएगा। ठीक है, भाग इनको उल्टा कर, समीकरण एक को ले लो और समीकरण दो को ले लो, फिर दोनों में भाग देंगे। समीकरण एक को लेते हैं जो कि है ए डी बराबर बी सी, और इसे लेते हैं, इसको पहले इधर लिख लेते हैं, पी डी बराबर, पी डी को इधर लिख लिया, सी क्यू को इधर लिख लिया। अब दोनों में भाग दे दो, भाग देते ही डी से डी कट जाएगा, ए बटा पी आ जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बी बटा क्यू आ जाएगा, और ए क्यू बराबर वज्र गुणा करने पर ए क्यू बराबर आ जाएगा बीपी, और ए क्यू बराबर बीपी आ गया मतलब संक्रामक है। तो ये सब सही है, तो ये तुल्यता संबंध है। आ जाओ अगला, ए बराबर एक तीन पाँच सात है, बी चार पाँच सात नौ है। ए एक तीन पाँच सात है, बी जो है वो चार पाँच सात नौ है। ठीक है, सी जो है वो एक तीन चार नौ ग्यारह है। तो आपको बताना है कि ए यूनियन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा। अरे रहने दो यार, टाइम का भी एक बार चलने दो, कर देंगे चेंज। आपको पढ़ना ही पढ़ना है यार, 6 बजे है तो भी पढ़ना है, 7 है तो भी पढ़ना है। अभी 7 बजे चलने तो फिर देखते हैं, कुछ थोड़ा सा आगे होगा तो चेंज कर देंगे। और कोई भी टाइम आ जाओ, सबको एग्री करना संभव नहीं है। मैं सुबह का करूंगा तो भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिसएग्री होंगे। शाम को 7 बजे कर दो, 5 बजे में कौन से एग्री, सुबह 5, शाम को 5 बजे करवा लो, तभी 4-5 जनों के मैसेज ऐसे ही आएंगे कि सर 5 बजे का किया है तो 7 का कर दो, 7 करूंगा तो 5 बजे मैच शुरू हो जाएगा। तो सभी के साथ सेट टाइम नहीं किया जा सकता, इसलिए यही है कि जो मुझे ठीक लगे, मेरे हिसाब से सही हो वही सही रहता है।
ए यूनियन बी हो जाएगा इसमें। सात हो चुका है तो 9 आ जाएगा। अब इसका सी के साथ इंटरसेक्शन कर लो, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। सी के साथ करेंगे तो 1 3 4, एक जो जो कॉमन है वो है 1 3 4 है क्या? हाँ 4 है। 9 है? 9 भी है। 11 है? नहीं है। 1 है, 3 है, 4 है और 9 है। 1 3 4 9 किसी में है? नहीं। ऑप्शन एक में नहीं है, ऑप्शन दो में नहीं है, ऑप्शन तीन में नहीं है। तो इस हिसाब से हुआ इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन है वो सही है। तो चौथा आपका सही है। अब आप एक बार बता दीजिए, टोटल आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे? टोटल आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही है? लोकेश के 19 सही हैं, किरण के 22 सही हैं, उमेश के 20, अंजलि के 19, फूलचंद के 19, लोकेश के 19, आकाश के 17, मनीष के 24, सोनू के 16, एसीसी के 19, कल्पना के 20, अनीता के 16। जिनके भी 16 आ रहे हैं ना, 15 या 16 आ रहे हैं, वो प्लीज़ एक बार थ्योरी दोबारा पढ़ें और देखें कौन सी चीज़ें कम है। जिन सवालों में गलती हुई है उनसे जुड़ी हुई जो थ्योरी है उसको दोबारा पढ़िएगा। 5 अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो या तो अभी आपने थ्योरी पूरी नहीं की और थ्योरी पूरी कर ली है ना। काउंट क्या है, एक राइट का निशान लगा लो अगर आप क्वेश्चन करते हो। क्वेश्चन नंबर एक, एक के ऊपर राइट का निशान लगा लो। क्रॉस गलत हो तो गलत का निशान लगा लो। एक आपके लिए है ये, मेरे लिए नहीं है आइडिया, ये आपके लिए, आपको पता लग जाए कि क्या चल रहा है। मतलब अगर आप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं। नॉर्मली हम जो मान के चलते हैं कि भाई आपकी 18 17 18 क्वेश्चन जो है ना वो लगभग होने चाहिए। अभी आज का टॉपिक जो है वो ईजी था, इसलिए आपके 17 से 18 क्वेश्चन जो है वो एन एवरेज 25 में से होने चाहिए। और आप कहूँ तो थोड़ा सा एज मिल सकता है आपको, क्योंकि अभी हम शुरुआती स्टेज पर है। तो धीरे धीरे हम जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये एक्यूरेसी और बढ़नी चाहिए, है ना। अभी आप 15 प्लस भी अच्छे माने जाएंगे। अगर आपने 15 से प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो ये शुरुआती दौर है, ठीक है। क्योंकि अभी तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे तब भी हम करेंगे। अब थोड़ा सा कल का जो, आज तो लेवल थोड़ा इजी था, कल का भी थोड़ा, कल से थोड़ा आज टफ था। कल इजी था, आज थोड़ा सा ज़्यादा था। और कल थोड़ा आपको और ज़्यादा लेवल जो है वो मिलने वाला है। तो प्लीज़ थ्योरी पढ़ के आइएगा, थ्योरी समझ के आइएगा। और तभी आप जो कल के जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रखूंगा मैं, क्योंकि जितना लेवल था उतना हो गया। एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने सारे डाले हैं वो कहीं ना कहीं कल वाले हों चाहे आज वाले हों, कहीं ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन चुनना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जैसे हमेशा क्लास में कहता हूँ कि अगर मैंने क्वेश्चन अपने हिसाब से चुने तो कई बच्चे कहेंगे सर बहुत सरल क्वेश्चन करवा रहे हो। अगर टफ डाल दिए तो बच्चा कहेगा सर बहुत टफ करवा रहे हो। तो ना मैं सरल करवा रहा हूँ ना मैं टफ करवा रहा हूँ, मैं वो करवा रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। अब पेपर ने टफ दिए हैं तो टफ आते हैं पेपर में, इजी दिए हैं तो पेपर में इजी आते हैं। तो ना मैं टफ करवा रहा हूँ ना मैं इजी करवा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आपके सामने लिए हैं 25, ये किसी ना किसी पेपर का हिस्सा थे। चाहे पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, हरियाणा टेट हो, हरियाणा की भर्ती हो, या फिर हिमाचल प्रदेश वाली हो, या जम्मू कश्मीर वाली हो, या राजस्थान वाली हो, या एमपी वाली हो, या फिर किसी और एनवीएस केवीएस, कहीं ना कहीं किसी किसी का पेपर का ही क्वेश्चन में लेके आता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ना। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं इजी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोगों में से कई कह देंगे सर बहुत इजी करवाए। टफ करवाऊंगा तो कैसे आप तो बहुत टफ करवा रहे हो। तो ना मैं टफ करवा रहा हूँ ना मैं इजी करवा रहा हूँ, मैं वो करवा रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। अब पेपर अगर टफ आ रहे हैं तो टफ सही, इजी आ रहे हैं तो इजी सही, है ना। वरना क्या, तो सर पे ब्लेम बहुत जल्दी लगता है। आप बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हो सर, जिसको आते हैं तब तो वो कहता है बहुत इजी करवा रहे हो, नहीं आता तो अगर आप तो बहुत टफ करवाते हो। तो ना मैं टफ करवाता हूँ ना मैं इजी करवाता हूँ, मैं वो करवाता हूँ जो पेपर में आते हैं। ठीक है ना। कल और अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से मैंने और उससे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं वो चुने हैं, तो कल हम उसको करेंगे। तो प्लीज कल जब आप आए तो थ्योरी पढ़ के आए।
थ्योरी जरूर पढ़ के आए। लोकेश प्रैक्टिस शीट कर तो लिए यार, क्वेश्चन वीडियो दोबारा देख लेना। क्या करोगे, प्रैक्टिस शीट निकालोगे, प्रिंट निकालोगे, वीडियो में दोबारा देख लो। कई टाइम वेस्ट करते हो कहाँ, मतलब प्रैक्टिस शीट, दुनिया बदल गई है, हम डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं। अब आप बार बार इनके प्रिंट, कितने प्रिंट निकालोगे, कहाँ कहाँ वो पीडीएफ। अभी तो हमारा पहला चल रहा है सेट्स रिलेशन, पता नहीं कितने टॉपिक हम पढ़ेंगे और कितनी बार हम क्लासेस लेंगे, कितनी पीडीएफ कहाँ रखोगे इतनी सारी। वीडियो आपके पास पड़ा है, सेव है, जाओ फटाफट करो, 1 मिनट में, 2-3 मिनट में सारा निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपने निकाल लिया, अब ये कोई काम के भी नहीं है आपके, जो कर लिए सो गए। अब तो नए क्वेश्चनों का वेट करो जो कल मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको, मज़ा आया होगा। आज मुझे ठीक लगा सेशन, आज सेशन ठीक था। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को, है ना, गुड नाइट। गुड नाइट तो बोल दो यार। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, नए इसी सेट सिलेक्शन कल दोबारा करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा बीटा गामा होगा, तो आप बीटा गामा भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, मज़ा आया। ठीक है मनीष। हाँ, अब गुड नाइट बोला, ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।